मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मैं उनकी इकलौती बेटी जो थी, वे मुझे देख देख कर ही जीते थे। वे मुझे देख कर मुस्कुरा कर कहते, मेरी बेटी तो डॉक्टर बनेगी। मेरा नाम परिणीति था, मगर मेरे पापा मम्मी मुझे प्यार से परी कहते थे। मेरे पापा काम से घर लौटे तो मैं चारपाई पर सारी किताबें खोल कर बैठी थी। पापा मुझे देखकर मुस्कुरा कर कहने लगे कि मेरी बेटी तो डॉक्टर बनेगी। पापा की बात सुनकर मैं भी मुस्कुरा देती थी। पापा की बस ये ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाऊं। वे आते जाते मुझे डॉक्टर साहिबा कहकर ही पुकारा करते थे और उनकी ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और गरीबी के बावजूद भी वे मुझे बहुत अच्छी एजुकेशन दिलवा रहे थे। मैं अपने ही इलाके की एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही थी, लेकिन उसकी फ़ीस भी हमारी औकात से बाहर थी। इसी वजह से पापा ज़्यादा मेहनत करते थे और ओवर टाइम भी लगाते थे, लेकिन मेरी फ़ीस टाइम पर भर देते थे ताकि मेरी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। मेरे पास हर वो चीज़ मौजूद थी जो क्लास में दूसरे बच्चों के पास थी। पापा के काम से घर आते ही मैं लाड से पापा के गले लग जाती और उन्हें अपने सारे दिन की बातचीत सुना देती। मैं अपने पापा को हर छोटी से छोटी बात भी बताना नहीं भूलती थी। मैं अपना ज़्यादातर वक्त पढ़ाई में लगाती थी। 12 साल की उम्र में ही गरीबी ने मुझे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार बना दिया था और अपने माँ बाप की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी। पापा घर में दाखिल होते ही सबसे पहले मेरा नाम लेकर मुझे पुकारते और अगर मैं उन्हें नज़र नहीं आती तो वे बेचैन से हो जाते। बार बार मेरे बारे में पूछते कि परी कहाँ है। जब तक मुझे परी नज़र नहीं आती मुझे सुकून नहीं आता है। मम्मी झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहती, जब से ये परी पैदा हुई है आप तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देते हैं। पापा हंसकर कहते, मुझे सबसे ज़्यादा परी से मोहब्बत है क्योंकि मुझे परी में तुम्हारा अक्स नज़र आता है। हमारा छोटा सा घर मेरे लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं था। गरीबी के बावजूद भी मेरे माँ बाप ने मेरे लिए वे सब कुछ किया था जो वे कर सकते थे। मेरी मम्मी कहती थी कि परी डॉक्टर बनेगी और सारे ख़ानदान में मेरा नाम रोशन करेगी। मैंने भी तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं डॉक्टर बनूंगी। मेरी मम्मी बहुत ही सीधी सादी थी, जो गांव से शादी कर कर शहर आई थी। मम्मी ख़ुद तो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वे मुझे पढ़ाने के लिए पूरी मेहनत कर रही थी। घर के कामकाज करने के बाद मम्मी मोहल्ले की एक फैक्ट्री से कमीज़ों पर बटन टाँकने का काम घर पर ही ले आती थी और रात तक बटन टाँकती रहती थी। बहुत ज़्यादा नज़र का काम करने से मेरी मम्मी की आंखों की रोशनी भी कम होती जा रही थी। मैंने मम्मी से कई बार कहा था कि आप ये काम ना किया करें। मेरी बात सुनकर मम्मी मुस्कुरा कर कहती कि जब तक तू डॉक्टर नहीं बन जाती मुझे नज़र आना बंद नहीं हो सकता। तेरी पढ़ाई के लिए तो मैं ये काम करती हूँ। जब तू डॉक्टर बन जाएगी तो हम दोनों बूढ़े माँ बाप को इतना आराम देना कि हमें कोई भी काम करना ही ना पड़े। मैं मोहब्बत से मम्मी के हाथ चूम लेती। कभी कभी मुसीबत हमारे लिए घात लगाए बैठी होती है और हमें पूरी तरह बेखबर होते हैं। मेरे साथ भी किस्मत ने ऐसा ही खेल खेला था। मैं डॉक्टर बनने की बजाय मरीज़ बन चुकी थी। पिछले 15 दिन से मैं बिस्तर पर पड़ी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। कई कई घंटे बाद मुझे होश आता और मेरी चीखों से अस्पताल का कमरा गूंज उठता था। मैं ज़िंदगी के उस मोड़ पर थी जहां मौत ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा आसान लगती है। मैं होश में आकर आंखें खोलती तो मुझे मेरे माँ बाप सामने खड़े नज़र आते। मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू बहने लगते। इन 15 दिनों में मैं अपने बाप के चेहरे को जब भी देखा मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वे बहुत बूढ़े हो चुके थे। अपनी फूल जैसी बेटी के गम ने उन्हें बीमार कर दिया था। मेरे सारे सपने टूटकर चूर चूर हो चुके थे, बल्कि मैं तो उन सपनों की बहुत भारी कीमत चुका रही थी। कभी कभी हम गरीबों के ख्वाब हमारे लिए मुसीबत बन जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रही थी और देखते ही देखते एक दरिंदे ने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर कर मुझसे ज़िंदा रहने का हक भी छीन लिया था। मैं बहुत ही सुर्ख सफ़ेद और प्यारी सी बच्ची थी। जो भी मुझे देखता
मेरी तारीफ़ किए बिना नहीं रहता। मेरे स्कूल में आने वाले ज़्यादातर बच्चे मुझे पसंद नहीं करते थे। उनकी नज़र में मैं एक गरीब बच्ची थी जो उनके साथ बैठने के लायक नहीं थी। और कुछ बच्चे तो मेरी खूबसूरती से जलने लगे थे क्योंकि हर टीचर मुझे बहुत प्यार करने लग जाता था। ऐसे में स्कूल में मेरी दोस्ती गीता से हो गई। गीता बहुत ही अच्छी लड़की थी और वे पढ़ाई में भी मेरी बहुत मदद करती थी। उन्हीं दिनों हमारे स्कूल में संस्कृत पढ़ाने के लिए एक टीचर आए थे। हमारी क्लास के ज़्यादातर बच्चे संस्कृत में वीक थे। ये नए सर सब बच्चों से ज़्यादा मुझ पर मेहनत कर रहे थे और हर वक्त मेरे पास खड़े होकर मुझे समझाते रहते थे। कभी मेरे सर पर हाथ फेरते तो कभी मेरे गालों को खींच लेते। मुझे उनका ये अंदाज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं 12 साल की एक छोटी सी लड़की थी। मुझे ज़माने की ज़्यादा खबर नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं उनके साथ कुछ अच्छा महसूस नहीं करती थी। एक दिन संस्कृत के सर ने ये ऐलान किया कि वे छुट्टी के बाद अपने घर सारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं ताकि सभी बच्चे संस्कृत में अच्छे नंबर लाएं। मेरे अलावा क्लास की कुछ और लड़कियां भी संस्कृत में बहुत कमज़ोर थीं, इसलिए हम सब ने उनसे पढ़ने की हामी भर ली। वैसे भी उनका पढ़ाने का अंदाज़ बहुत अच्छा था। मेरे मम्मी पापा ने तो खुशी खुशी इजाज़त दे दी थी और कहा, अगर वे तुम पर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो तुम्हें भी उनकी मेहनत का मान रखना चाहिए और अच्छी तरह से पढ़कर बहुत अच्छे नंबरों से पास होकर दिखाओ। मैंने खुश होकर पापा से वादा कर लिया कि इस बार मैं संस्कृत में भी अच्छे नंबर लेकर आऊँगी और अपने टीचर का और अपने माँ बाप का सर फ़ख्र से ऊंचा करूँगी। टीचर ने हम सबको फ्री में ट्यूशन पढ़ाने की बात की थी, इसलिए पैसों की तो कोई टेंशन ही नहीं थी। मैं और क्लास की कुछ लड़कियां रोज़ाना छुट्टी के बाद स्कूल से निकलकर सर के घर चली जाती थी और सर हम सबको संस्कृत पढ़ाते। 2 दिन बाद सर हम सब लड़कियों में से एक लड़की को दूसरे कमरे में ले गए। वे एक गंदा सा कबाड़ वाला कमरा था। कुछ देर बाद जब वे लड़की वापस आई तो वे बहुत ही ज़्यादा खुश थी। हम सभी ने बारी बारी से उससे पूछा कि सर तुम्हें वहाँ लेकर क्यों गए थे। उसने हमें कुछ भी नहीं बताया और कहने लगी, ये एक राज है जो सिर्फ सर और मेरे बीच में है। सभी लड़कियों के अंदर ये जानने की इच्छा थी, लेकिन उस लड़की ने किसी को कुछ नहीं बताया। अगले दिन छुट्टी के समय सर ने दूसरी लड़की को अपने साथ चलने को कहा तो वह भी उनके साथ चली गई और वापसी पर उसकी खुशी देखने वाली थी। सब लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई, लेकिन उस लड़की ने भी कुछ नहीं बताया और कहने लगी, जो भी सर के साथ जाएगा उसे फ़ायदा ही होगा। हम लोग सुबह स्कूल में पढ़ाई करते और छुट्टी के बाद सर के घर चले जाते। मैं वापस आकर भी घर में बहुत मेहनत से पढ़ाई किया करती थी। मेरे पापा जी इस बात पर बहुत खुश थे। मैं चलती फिरती भी खुद को ख्वाबों में डॉक्टर बनी हुई देखा करती थी। मेरी ज़िंदगी का बस एक ही मकसद था कि मुझे डॉक्टर बनकर गरीबों का इलाज करना है। मैं 8 साल की थी जब मेरी दादी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। पैसा ना होने की वजह से हम उनका सही तरह से इलाज नहीं करवा पाए थे और मेरी दादी मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी और उनके इस तरह ऊपर वाले के पास चले जाने पर मेरे दिल में एक खालीपन पैदा हो गया था। मैंने उस दिन कसम खा ली थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी और गरीबों का इलाज मुफ्त में करूंगी। अगले दिन फिर सर ने एक लड़की को बुलवाया और छुट्टी के समय अपने साथ कमरे में ले गए। वापसी पर वह लड़की भी बहुत खुश थी। मैं सारा दिन इसी सोच में घिरी रहती कि ना जाने सर ऐसा क्या करते हैं कि हर लड़की इस कदर खुश होती है और कोई कुछ बताती भी नहीं है। मैं बार बार यही सोचती कि एक दिन मेरी बारी भी आएगी, लेकिन सर के साथ उस अंधेरे कमरे में जाने का सोचकर मुझे बहुत डर लगता था। मैंने सोच लिया था कि जब सर मुझे बुलाएंगे तो मैं मना कर दूंगी। उनकी पर्सनैलिटी कुछ अजीब सी थी। कभी वे बहुत ही ज़्यादा खुश होते और कभी एकदम ही गुस्से में आ जाते थे।
फिर मेरी ज़िंदगी में भी वे दिन आ गया जब सर ने छुट्टी के बाद मुझे पुकारा और कहने लगे कि आज तुम्हारी बारी है और बाकी सब बच्चे जा सकते हैं। ये सुनकर मैं परेशान हो गई क्योंकि मैं उनके साथ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन सारी लड़कियां कहने लगीं कि इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। फिर मैंने सोचा कि इतने दिनों से सभी लड़कियां सर के साथ जा रही हैं, शायद ये उन लड़कियों को कोई तोहफ़ा देते हैं, इसलिए वह खुशी खुशी वापस आती हैं। लड़कियों की हिम्मत दिलाने पर मैं उनके साथ उस अंधेरे कमरे में चली गई और बाकी सब लड़कियां छुट्टी करके चली गईं। मुझे अंदर ले गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं कुछ परेशान होकर उन्हें देखने लगी तो उन्होंने अपनी जेब से कुछ चॉकलेट निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाई। मुझे लगा कि वे हर लड़की को इसी तरह बुलाकर चॉकलेट देते हैं। मैं खुश होकर चॉकलेट लेने के लिए आगे बढ़ी तो उन्होंने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। कहने लगे कि पहले तुम्हें एक परीक्षा से गुज़रना होगा। अगर तुम पास हो गईं तो ये सारी चॉकलेट तुम्हें दे दूँगा। मुझे लगा कि सर कोई सवाल पूछेंगे और फिर मुझे इनाम के तौर पर चॉकलेट देंगे, लेकिन सर ने मुझसे जो कहा वे सुनते ही मैंने इनकार कर दिया और उनसे कहा कि मुझे घर जाने दें। सर ने मुझसे कहा कि पहले मेरी गोद में आकर बैठ जाओ। मैं इतनी छोटी भी नहीं थी कि मुझे उनकी बात समझ में नहीं आती। मेरी मम्मी ने मुझे गुड टच बैड टच के बारे में बताया था और कहा था कि तुम्हें किसी के भी ज़्यादा करीब नहीं जाना है। इसलिए जब मैंने सर से मना किया तो वे अचानक ही गुस्से में आकर कहने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझे मना कर रही हो? मैं तुम्हें मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए और मेरी हर बात माननी चाहिए। मैंने उनसे कहा कि मेरी मम्मी ने मुझे सख्ती से मना किया हुआ है। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप मुझे घर जाने दें। जैसे ही उनको अंदाज़ा हुआ कि आराम से नहीं मानेगी तो वे ज़बरदस्ती पर उतर आए और उन्होंने मुझे धक्का देकर चारपाई पर गिरा दिया। इससे पहले कि मैं शोर मचाती, उन्होंने अपने हाथ से मेरा मुंह दबा दिया और फिर मेरे ही दुपट्टे से मेरा मुंह बांध दिया। मैं बुरी तरह तड़प रही थी। उनके लिए मेरी आवाज़ बंद करना कोई मुश्किल काम नहीं था। कुछ ही देर के अंदर सर ने मुझे पूरी तरह बिना कपड़ों के कर दिया था। वे उस समय एक टीचर नहीं बल्कि एक वहशी दरिंदे बन गए थे और उसके बाद जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया वह सब मैं अपने मुंह से नहीं बता सकती। मैं अपनी आखिरी सांसों को पहुंच गई। जब उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि अब मैं नहीं बचूंगी तो वे मुझे छोड़कर भाग गए। मेरी सांस उखड़ गई थी और मैं बेहोश हो चुकी थी। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया, लेकिन मेरी हालत ऐसी थी कि मैं अपने होशो हवासों में नहीं थी। पूरा अस्पताल मेरी चीखों से गूंज रहा था। जब मुझे पूरी तरह से होश आया तो मेरी हालत पागलों जैसी थी। डॉक्टर ने मुझ पर दिन रात मेहनत की और 1 महीने के बाद मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन मैं दिमागी तौर पर सही नहीं हुई थी। अब मेरे घर में से कोई भी मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करता था, बल्कि वे दोनों मेरा दिल बहलाने में लगे रहते थे। लेकिन जब मेरी हालत थोड़ी बेहतर हुई तो पुलिस वाले हमारे घर आए और कहने लगे कि परिणीति की हालत अब पहले से बेहतर है, इसलिए हमें उसका बयान लेना है ताकि मुजरिम को उसके गुनाह की सज़ा मिल सके। मेरे पापा ने पुलिस वालों को ये कहकर मना करना चाहा कि मेरी बेटी की हालत सही नहीं है और हम उस गुज़रे हुए हादसे के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। लेकिन मैं पुलिस वालों की आवाज़ सुन चुकी थी, इसलिए मैंने पापा से कहा कि मैं बयान देना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर पापा ने मुझे परेशान नज़रों से देखा। वे मुझे दोबारा उस तकलीफ़ से गुज़रने से बचाना चाहते थे। मैंने पापा से कहा कि मेरा बयान देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कोई और लड़की उनका शिकार हो जाएगी। पुलिस वाले अंकल मेरे पास आकर बैठ गए तो मैंने उन्हें शुरू से लेकर उस दिन तक की सारी बात सुना दी जहाँ तक मुझे होश था।
उसके आगे मुझे कुछ याद नहीं था। मुझे भी आगे की बात उसी दिन पता चली थी। उसके आगे का बयान मेरी माँ ने देना शुरू कर दिया। तब मुझे पता चला कि मेरे बेहोश होने के बाद क्या हुआ था। मेरी माँ ने पुलिस वालों को बताना शुरू किया कि जब परिणीति ट्यूशन से वापस नहीं लौटी और मुझे इंतज़ार करते हुए 2 घंटे गुजर गए, तो मैंने परी की दोस्त गीता, जो हमारे करीब में ही रहती है, उसके घर जाकर मालूम किया। तो वहाँ से मुझे पता चला कि सर जी रोज़ किसी न किसी लड़की को कमरे में लेकर जाते हैं और कोई ना कोई छोटा सा तोहफ़ा दिया करते हैं। गीता ने मुझे बताया कि आज सब लड़कियां जा चुकी थीं और मेरी परी अभी तक सर के पास थी। मैं दौड़ती हुई सर के घर तक पहुंच गई। मुझे अपनी चप्पलों तक का होश नहीं था। उनका घर स्कूल से थोड़ी ही दूर था। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि घर के बाहर ताला लगा हुआ है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने आते जाते लोगों को रोक कर पूछना शुरू कर दिया, लेकिन किसी ने भी परी को उस टीचर के घर से निकलते हुए नहीं देखा था। फिर एक आदमी ने मुझे बताया कि सर बहुत तेज़ी से घर को ताला लगाकर कहीं चले गए हैं। ये सुनते ही मैंने कुछ लोगों को मेरी मदद करने के लिए कहा और उन्होंने सर के घर का ताला तोड़ दिया। जब मैं अंदर गई तो बड़े से कमरे के अंदर मुझे एक छोटा सा दरवाज़ा नज़र आया और उस दरवाज़े के अंदर दाखिल होते ही मेरी चीखें आसमान को छूने लगी। मेरी बेटी परी बहुत बुरी हालत में पड़ी थी। उसका जो हाल था उसे देखकर मैं बेहाल हो गई थी। मैंने जल्दी से एक चादर उठाकर अपनी बेटी पर डाल दी थी और लोगों की मदद से परी को अस्पताल लेकर पहुंच गई। परी के पापा को भी इस हादसे की खबर मिल गई थी और वह भी तुरंत अस्पताल चले आए थे। उस टीचर का कहीं कोई पता नहीं चल सका था। वह आदमी टीचर कहलाने के काबिल ही नहीं था। वह टीचर के रूप में पहुंचने वाला एक शैतान था, जिसने शिक्षक जैसे शब्द को इस्तेमाल किया था। पुलिस वाले कहने लगे कि हम उस आदमी को बहुत पहले ही पकड़ चुके हैं, लेकिन आप लोगों की हालत ऐसी नहीं थी कि आपको इस बारे में बताते। हमारे लिए परी का बयान लेना भी बहुत ज़रूरी था और अब जब वे बयान दे चुकी है तो हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वह दरिंदा पकड़ा गया है और उसने बयान दिया है कि वह ऐसे ही बच्चों को पढ़ाने के बहाने उन्हें अलग से ट्यूशन सेंटर पर बुलाता है और जो लड़की उसे पसंद आ जाती है उसे हासिल करने के लिए वह ये खेल खेलता है। परी से पहले उसने जितनी भी लड़कियों को कमरे में बुलाया था उन सब के बयान लिए जा चुके हैं। वह उन सब लड़कियों को चॉकलेट देकर वापस भेज दिया करता था। उनके साथ कोई गलत हरकत नहीं करता था और साथ ही ये भी कह देता था कि बाहर जाकर किसी को भी इस तोहफे के बारे में नहीं बताएं। वे लड़कियां भी ये वादा कर लेती थीं और अपने वादे पर अड़ी रहती थीं। उसका असली टारगेट शुरू से ही परी थी और जिस दिन उसने परी को बुलाया उस दिन उसने बाकी सबको छुट्टी दे दी। पुलिस वाले कह रहे थे कि स्कूल मैनेजमेंट से भी इस बात का बयान दिया है कि उसका बच्चों को अपने घर ट्यूशन पढ़ाने वाली बात से वे लोग अनजान थे। अब वह पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस वालों ने बताया कि वह आदमी अपनी ज़िंदगी में नाखुश था और उसकी बीवी भी उससे बहुत ही परेशान थी। उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया था और उसके घर वाले भी उससे तंग आकर उसे निकाल चुके थे। वे जगह बदल बदल कर स्कूलों में नौकरी करता था और अपनी पसंद की लड़की के साथ ज़्यादती करता था। और अब जबकि आपकी परी ने उसके ख़िलाफ़ बयान दे दिया है तो हमें यकीन है कि अब वह मुजरिम नहीं बचेगा। वह अब तक इसलिए बचता आ रहा था क्योंकि किसी भी लड़की के घर वालों ने पुलिस में कंप्लेंट नहीं लिखवाई थी और ना ही किसी लड़की ने पुलिस वालों से बात की थी। पुलिस वाले जा चुके थे और मेरे माँ बाप मेरे पास बैठे थे। मैंने अपनी माँ के कंधे पर सिर रख लिया था और आंखें बंद कर ली थी, लेकिन मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे शरीर पर जो ज़ख्म लगे थे वह तो कुछ समय बाद ठीक हो जाते, लेकिन जो ज़ख्म मेरी आत्मा पर लगे थे वे शायद उम्र भर ठीक ना हो पाएँ। मेरे पापा नम आंखों से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे कि मेरी परी ने जिस हिम्मत से पुलिस वालों को बयान दिया है
मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। मुझे यकीन है अपनी बेटी पर, और मैं अपनी बेटी को डॉक्टर ज़रूर बनाऊंगा। मैं अपने पापा के गले लगकर रो पड़ी थी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें बहुत से लोग कसूरवार थे, लेकिन शायद सबसे ज़्यादा कसूर स्कूल मैनेजमेंट का था। आजकल हर गली के कोने पर ऐसे बहुत से प्राइवेट स्कूल खुल चुके हैं जो कम तनख्वाहों के चलते किसी को भी टीचर के तौर पर अपॉइंट कर लेते हैं, ये जाने बिना कि वे शिक्षक बनने के लायक है भी या नहीं। और कुछ कसूर हमारा अपना भी होता है कि हम अपने सपने पूरे करने के लिए किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं। एक आजमाइश मेरी ज़िंदगी में आई थी और मेरे साथ मेरे माँ बाप ने भी परेशानी उठाई थी। मुझे अपने माँ बाप के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना था और डॉक्टर बनकर अपने माँ बाप का सीना चौड़ा करना था। आज इस बात को कई साल गुजर गए हैं। हम वह शहर छोड़कर दिल्ली आ गए थे और आज मैं दिल्ली मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। मैं अपने माँ बाप की मेहनत और दुआओं से डॉक्टर बनने वाली हूँ। आखिर मैं बस इतना कहूँगी कि आपने भी ज़िंदगी में बहुत से दुख सहे होंगे। क्या आप अपने दुखों से निकलकर दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौट आने में कामयाब हुए हैं? और अगर आप अभी तक अपने दुखों के भंवर में फंसे हुए हैं तो एक दफ़ा फिर से मेरी ये कहानी ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि अगर मैं दोबारा हिम्मत कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।